ईवीएम से वोट का हम बहिष्कार कर देंगे और भारत की जनता को हम जागरूक करके इसमें समर्थन मांग करके उनको भी बहुमत में सड़कों पर खड़ा कर देंगे। मेरे समझ से बेईमान शासक और पदों पर बैठे हुए लोग मजबूर हो जाएंगे और इस बेईमान ईवीएम मशीन को हटाना होगा। वो तो सबका नंबर आना है, जब नंबर आएगा तब चिल्लाओगे कि अरे हमरो गोड़वा खिंचाता। अब जाएगा 400 से पार, यही गुजराती मॉडल हुआ है। अब बताइए इससे बड़ा कमेंट क्या हो सकता है। हम होते तो छत पर से कूद जाते। अब कोई बेशरम है जिसको ये शर्म ना आए कि सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि पावर एंजॉय कर रहे हो तो ऐसा आदेश पारित कर देंगे कि जीवन भर याद रखोगे। ये मामूली बात है, लेकिन यहाँ किसी को शर्म ही नहीं आती। हम बेशर्म लोग हैं, हम सवाल पे सवाल दागे जाएंगे। आग लगाने वाले सवालों से बचिए, आग बुझाने वाले सवाल करिए। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। सर, अंतिम सवाल है कि जो अजमेर शरीफ की जो बात कही, जबकि कानून में सब ये कहा गया कि 1947 के बाद आपसे एक नाम पूछना चाहते हैं। रवीश कुमार का नाम आपने सुना है? रवीश कुमार परसों से कंधे पर एक फावड़ा लेकर के निकल गया है। हमने देखा कहाँ जा रहा भाई, ये किसान हो गए क्या? तो उन्होंने वो फावड़ा कंधे पे रखा और कहा भारत खोदो अभियान की शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं भारत की खोदाई करूंगा। वही है, जहां जहां खोद लो, जहां जहां खोद लो। ये आपके गुनाहों को, आपके पापों को छिपा नहीं पाएगी ये तरकीब। जनता जग चुकी है और जनता उस ईवीएम मशीन की बेईमानी को समझ चुकी है और इस देश में वो क्रांति होगी, वो आंदोलन होगा, वो जन आंदोलन होगा कि ये बेईमानी की मशीन हटाई जाएगी और जनता अपनी इच्छा के अनुसार देश को चलाने वालों को, देश में जोड़ने वालों को फिर से सत्ता में लाएगी और नफरत फैलाने वालों को हटाएगी, आग लगाने वालों को हटाएगी। सांसद जी, ये प्रक्रिया ईवीएम हटाने की प्रक्रिया तो 22 के पहले भी लोगों की थी, लेकिन उस समय लोगों ने ज्यादा पहल नहीं अब किया। और होगी आगे। जब से जगे तभी से सवेरा। अभी महाराष्ट्र में जो हुआ, अभी उत्तर प्रदेश में जो हुआ, इससे तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो जवाब में आप जैसे किसी पत्रकार के कह दिया कि जिस दिन हम 80 में 80 लोकसभा जीत जाएंगे तब भी हम ईवीएम को हटाने की बात करेंगे और बैलेट पेपर से जिस व्यवस्था पर, जिस सिस्टम पर जनता का विश्वास न हो उस सिस्टम को हटा देना चाहिए। सिंगुल संप्रभुता का सिद्धांत है। आप व्याख्या दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि सिंगुल हमेशा से, जब वो अस्तित्व में आए तब राजतंत्र था, तो वो राजतंत्र का दंड विधान की व्यवस्था में वो प्रतीक था कि डंडा देख ल जाए, यही सोटा से मार के व्यवस्था चलाई। और आज संविधान के रास्ते से चल रहा। आप संविधान को इसलिए छिपाना चाहते हैं और गोदी मीडिया इसलिए इस पर उस बात को ट्विस्ट करना चाहती है कि उसको यही काम दिया गया है। तो क्या मानते हैं कि सरकार संप्रभु हो गई है? आप जानिए। अभी पूछना क्या है? संविधान की लकीर से हट करके देश में क्या कह रही है सर्वोच्च न्यायालय? क्या कह रहा है बताइए, क्या कह रहा है? पावर एंजॉय करने की बात क्या है? हमको व्याख्या करके बताइए क्या है, बोलिए। वो तो खुलेआम देश की सर्वोच्च न्यायालय ये बात कह रही है कि आप कानून के रास्ते से काम नहीं कर रहे हो, फर्जी मुकदमे लिख रहे हो और पावर एंजॉय कर रहे हो। पावर एंजॉय कि जिसको आपको डांटना चाहिए, सजा देना चाहिए, वो आपकी पीठ ठोक के प्रमोशन दे रहा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ऐसा आदेश पारित होगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। इलाहाबाद में छात्र गिरफ्तार इतना क्यों बढ़ गया? छात्र की योजना, छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए इन लोगों ने छात्रों से समझौते का नाटक किया। आज भी बहुत से छात्र बंद हैं, लेकिन वो इलाहाबाद है और इलाहाबाद में पूर्वांचल का पानी है, वहां आंदोलन कुचला नहीं जा सकेगा।
दबाया नहीं जा सकेगा। आप देखिएगा, छात्र अपना हक और अधिकार प्राप्त करने के लिए सड़क पर फिर उतरेगा। सर, सांसद जी, महाराष्ट्र में शपथ का डेट तो क्लियर हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री का पता नहीं है। बीमार हैं, सुना है कि बुखार आ गया। 104 डिग्री बुखार है एकनाथ शिंदे को, और जब एकनाथ शिंदे जैसे नेता को बुखार आ जाएगा तो सरकार कैसे बनेगी? यही बुखार पार्लियामेंट में भी आ गया है। आप लोग उसको मत दिखाइएगा, आप लोगों को मना किया गया है। कहां गया वक्फ वाला बिल? कहां गया बताओ, कहां गया? वहां खुल्लम खुल्ला बुखार आ गया, और यहां आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी ने और आदरणीय नीतीश कुमार ने बैक गियर लगा दिया, गाड़ी बैक चलने लगी। कर दिलों में हौसला ऊंची उड़ान का, रखकर दिलों में हौसला ऊंची उड़ान का, कद नापना पड़ेगा हमें आसमान का। सोया हुआ ज़मीर जगा लीजिए भी अब, अरे सोया हुआ ज़मीर जगा लीजिए भी अब, खतरे में संविधान है हिंदुस्तान का, खतरे में संविधान है हिंदुस्तान का। संविधान दिवस के मौके पर गाजीपुर के जिला पंचायत सभागार में संविधान जागरूकता अभियान के तहत गोष्ठी का आयोजन हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, शेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, उसे हटाकर संविधान और लोकतंत्र की स्थापना की जाए, देश को उन्नति के शिखर पर ले जाएं। विषय बाबा है साहब ने और पढ़ने के लिए कहा था, घंटा बजाने के लिए नहीं। वो उसी को सुना जिसने कहा कि संविधान खतरे में है। ये बात कहां से जन्म ले रही है? आजादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद, जब एक तरफ देश में चुनी हुई सरकारें अमृत महोत्सव मना रही हैं, संविधान हमारा 26 जनवरी को व्यवहार में आया, लेकिन संविधान सबमिट हो गया था 26 नवंबर को, 25 नवंबर को। ये 2 महीना बाकी प्रक्रिया में है। तो 1950 से और आज का देखा जाए तो 75 साल तो हो चुका है। लेकिन क्या परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि 26 जनवरी 1950 के बाद और आज के बीच में इस देश में पहली बार इस चीज पर चिंता हो रही है कि संविधान खतरे में, क्योंकि अजीब ढोंग है इस समय। उस ढोंग से समाज में लोग डरे हुए। संविधान तो पहले भी था, जब लागू हुआ तब से है, लेकिन ये सवाल आज, क्योंकि आज ढोंग हो रहा है, संविधान को उसका उचित स्थान नहीं मिल पा रहा। देश में लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है संसद भवन, और संसद भवन के सबसे ऊंची कुर्सी पर विराजमान है लोकसभा का अध्यक्ष, जो देश भर से चुने हुए 543 लोकसभा के सदस्यों के मत से उस पद पर बैठाया जाता है। सर्वोच्च पद, सर्वोच्च सदन, और उस पद पर, उस चेयर पर बैठने वाला
जो लोकसभा का अध्यक्ष है, माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी, उनके आसन के पास नए संसद भवन में 1 मीटर की दूरी पर जो प्रतीक चिन्ह स्थापित किया गया है, वो वजह बन गई डरने की। शायर की कविता में संविधान खतरे में, नए संसद भवन के उस हाल में जहां सारे देश के चुने हुए संसद सदस्य बैठे हैं और उनके बीच से जो एक व्यक्ति अध्यक्ष के आसन पर बैठा है और सर्वोच्च आसन पर बैठे हुए व्यक्ति के जस्ट दाहिने हाथ में सबसे ऊंचे स्थान पर अगर कोई प्रतीक, कोई चिन्ह है तो वो लोकतंत्र का नहीं, वो देश में तानाशाही का प्रतीक चिन्ह है। राजदंड स्थापित किया गया है। यह राजदंड तब था जब देश में संविधान नहीं था। उस राजदंड की पूजा और उसका स्थान, सर्वोच्च स्थान उसको तब था जब उसी राजदंड के बल पर देश चलता था। आज तो संविधान के बल पर देश चल रहा है। आज तो संविधान के रास्ते से देश चल रहा है। देश की जनता के सामने तो सबसे उच्च स्थान पर उस सदन में भारत के संविधान को स्थापित होना चाहिए था। तो मेरा मानना है कि इस तरह का सवाल नहीं खड़ा होगा। आप राजदंड पहले से भी नहीं स्थापित था, पहली बार स्थापित किया गया। और संविधान के लिए संविधान दिवस सड़कों पर हम दौड़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम संविधान दिवस मना रहे हैं। तो जब धूम होने लगता है तो ऐसा शायर, बुद्धिजीवी डरता है और उस खतरे का आभास जब उसे होता है तो समाज को बताता है, समाज को जगाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी शायरी के माध्यम से। आपने यह बिंदु उजागर किया, उसमें जितना स्पष्ट था मैंने उसकी व्याख्या कर दी। चिंता का तो विषय है, लेकिन इस चिंता के विषय के समाधान की दिशा में भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो चिंता करे। सिर्फ आपकी शायरी में चिंता हो, मंचासीन लोगों के वक्तव्यों में चिंता हो, ये समाधान नहीं है। पूरे देश में आम जनता के मन में भय समा गया कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाएंगे, लेकिन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए जो सिस्टम बनाया गया ईवीएम मशीन का, उस ईवीएम मशीन पर भारत के नागरिकों को विश्वास नहीं। हमने चुनाव के दौरान इस सवाल पर लोगों के बीच में पूछा। शायद किसी सवाल पर 10-20% लोगों का, 50%, 60% लोगों का समर्थन में हाथ उठता था, लेकिन अगर गरीब जनता में, गांव के बीच में, किसानों, मजदूरों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, छात्रों, नौजवानों के बीच में जब यह सवाल पूछा जाता था कि देश में चुनाव ईवीएम मशीन के माध्यम से उचित है या बैलेट पेपर की पुरानी व्यवस्था लागू किया जाना उचित है, तो मेरे दृष्टि जहां तक जाती थी, मुझे ऐसा लगता है 95% लोग दोनों हाथ उठा के इस बात का समर्थन करते थे कि ईवीएम को हटाना चाहिए और बैलेट पेपर का और मत देने का वही पुराना, मुहर लगाने का वही पुराना तरीका वापस लाना चाहिए। इसलिए संविधान करने में आज जब चुन के जाने वाले लोग सही ढंग से चुने ही नहीं जाएंगे, तमाम तरह के
संविधान विरोधी कार्य किए जाने के रास्ते वहीं से खुल जाए। अब कैसे ये हो रहा? इतने लोग हम लोग बैठे हैं, एक आदमी भी इससे सहमत ना हो तो मुझे कहिएगा कि आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। देश में लोकतंत्र की व्यवस्था में एक तरफ विधायिका है, जनता से चुने हुए प्रतिनिधि, दूसरी तरफ न्यायपालिका है और तीसरी तरफ कार्यपालिका है। यही तीन स्तंभ है जिस पे लोकतंत्र खड़ा है। चुने जाने का रास्ता जनप्रतिनिधियों के, उसका जो सिस्टम है उसमें खोट है। उस सिस्टम को लागू करने वाली जो संस्था है, कितना बेहतरीन प्रश्न है, इसको समझ लीजिए। पूरे लोकतंत्र में कितना बड़ा खतरा पैदा हो चुका है, संविधान के रहते हुए इसका आभास हो जाएगा। देश के तीन स्तंभ जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ है, उसमें से एक स्तंभ है न्यायपालिका। और न्यायपालिका ने कहा इस देश में सवाल उठ रहे हैं चुनाव पद्धति पर। चुनाव कराने वाली संस्था की जिम्मेदारी है कि नागरिकों का विश्वास बना रहे इस सिस्टम पर। तो जो संस्था चुनाव कराएगी, उस संस्था में जो सर्वोच्च पदों पर बैठने वाले लोग हैं, उनके चुनाव को निष्पक्ष और निश्चित रूप से पारदर्शी और ऐसे रास्ते से होना चाहिए जिस पर दुनिया भरोसा करे। उन्होंने सुझाव दिया, उन्होंने रास्ता बताया, उन्होंने आदेश पारित कर दिया। क्या आदेश पारित किया? आदेश पारित किया कि भारत निर्वाचन आयोग 3 सदस्यों पर आधारित है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, 3। सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, ये 3 सदस्य जो पूरे देश के चुनाव का प्रबंध देख रहे हैं, इन 3 सदस्यों का चुनाव एक देश का प्रधानमंत्री, एक देश के प्रतिपक्ष का नेता और एक देश के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये 3 बैठ करके देश के जितने भी आईएएस अधिकारी हैं, उसके समकक्ष अधिकारी हैं, उनमें से वो सिलेक्ट करेगा कि कौन इस जिम्मेदारी को भली भांति निभाएगा। इस फैसले में क्या खोट था बताओ? 3 लोगों को कहा, देश का प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। इसमें खोट क्या था? लेकिन हमें मंजूर नहीं, हमें मंजूर नहीं। हमने सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश को खंडित करने के लिए सदन बुला लिया। और देश के लोकतंत्र की व्यवस्था में सबसे बड़ी शक्ति सदन के बहुमत को है, और हमने सदन के बहुमत से उस आदेश को खंडित करके नया कानून बना दिया। एक प्रतिपक्ष का नेता तो होगा, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री होगा, और एक उसी प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का, जिसको वही प्रधानमंत्री तय करेगा, वो सदस्य होगा। बताओ, ईमानदारी से चयन हो सकता है? हम आपसे सबसे सवाल कर रहे हैं, बताइए। 2 लोग एक तरफ हो जाएंगे, हम और एक हम जिसको चुने वो, और एक आप विरोध वाले, तो वही होगा हमेशा जो हम चाहेंगे। और यही हुआ।
जो तीनों लोग बैठे हुए हैं, एक सज्जन थे, वो त्याग पत्र देके पद रिक्त कर दिए। दूसरे सज्जन का कार्यकाल पूरा हुआ था, रिक्त हो गए थे। अब तीसरे सज्जन पहले ही से गुजराती मॉडल है। अब सवाल इस बात का है कि जब तीनों भारत के निर्वाचन आयुक्त लोकतंत्र की व्यवस्था की लगाम पकड़ने वाले, उनकी जो नियुक्ति होगी उसमें अगर किसी तरह का चालाकी हो गई है तो क्या उम्मीद है बताइए। सदन में तो जिसका बहुमत है उसकी नीयत में खोट है, रास्ता क्या बचता है। देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए रास्ता एक बचता है, वो है जन आंदोलन का। अब फैसला जनता को करना होगा, जनता को खुद खड़े होना होगा। हम इस पार्टी के हैं, हमें ईवीएम मशीन और उससे वोट दिलाने का तरीका अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम बस यही कहेंगे, इतने से तो नहीं होगा। ये सारे देश की सारी पार्टियों के लोग खड़े होकर के जिस दिन ये कह देंगे कि अब ईवीएम से वोट का हम बहिष्कार कर देंगे और भारत की जनता को हम जागरूक करके इसमें समर्थन मांग करके उनको भी बहुमत में सड़कों पर खड़ा कर देंगे, मेरे समझ से बेईमान शासक और पदों पर बैठे हुए लोग मजबूर हो जाएंगे और इस बेईमान ईवीएम मशीन को हटाना होगा। अब बिना इसके हटे आप ये समझते हैं कि संविधान की किताब बदली जाएगी? मैं गारंटी लिख के देता हूं, संविधान की किताब नहीं बदली जाएगी, बिल्कुल नहीं बदली जाएगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि बहुत अच्छा है संविधान, लेकिन व्यवस्था चलाने वाले लोग अगर उनकी नीयत में खोट होगी तो यही संविधान उनको बेईमानी करने के बड़े शानदार रास्ते देगा। एक दिन में पास हुआ है किसानों के विरुद्ध वो तीनों काला कानून, इतने बड़े कानून बनाए गए, अब देश की संसद में बहस तक नहीं होने दी गई। उसी दिन लोकसभा में पास, उसी दिन राज्यसभा में पास। कहा जाता है कि राज्यसभा में तो गिनती में 6 वोट कम था, फिर भी पास हो गया। इनके लोग आए नहीं थे, रेडी नहीं थे अभी की आज वोट। हाँ की संख्या अधिक, ना की संख्या, इतना संवेदनशील विषय और उसमें बनाया जाने वाला नया कानून, लोग चिल्ला रहे हैं इस पे बहस करिए, इस पे मत विभाजन करके तब तय करिए। और आसन पे बैठा हुआ व्यक्ति कहता है, जो हाँ के समर्थन में है हाँ कहें हाँ, जो ना के समर्थन में है ना कहें ना। मेरे समझ से हाँ की संख्या अधिक है, इसलिए पास। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मत विभाजन तक नहीं हुआ। अभी ये है कि मुर्गी की दुकान कहीं कहीं बाजारों में कोने पे चौराहे पे पहले ही मिल जाती है, मछली वाली, मुर्गी वाली, अंडे वाली। सब्जी बाद में मिलती है, ये पहले ही होते हैं। कभी किसी मुर्गी वाले के दुकान पे जाना, उसके छापे के पास खड़े हो जाना 10 मिनट सब्र करके। एक सज्जन आएंगे कोई तो कहेंगे कि भाई 2 मुर्गी दे दीजिए। कितने वजन की? तो एक वो दे दीजिए, वो छापा है उसमें 50 तो है मुर्गी, एक वो निकाल दो, एक वो निकाल दो। तो 2 निकालेगा और जब वो पकड़ने को हाथ डालेगा झांपे में तो खड़बड़ खड़बड़ पूरा दरबार जो है जहां हलचल हो जाएगी। कोई कूदेगा, कोई उछलेगा, कोई चिल्लाएगा, लेकिन जो एक को पकड़ के बाहर ले लेगा फिर शांति। इसको दिखाएगा यही ना, हाँ। फिर दूसरे वाला वो है, उसको खींच लाया,
दोनों बाहर आ गए, दोनों का काम हो गया। उसकी परे डिब्बे में डाल दी गई और उसने थोड़ा सा दाना उसमें डाल दिया। सब मुर्गी अपनी चोट जमीन में दाना चुनने लगी। वो दो गए बैकुंठ में। थोड़ी देर के बाद कोई दूसरा आया, कोई देर के बाद तीसरा आया। फिर उसने एक पसंद किया तो एक, कोई तीन पसंद किया तो तीन, टांग पकड़ के जिसको खींचा। जितनी देर खींचने में लगे उतनी देर खड़बड़ 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 खड़बड़, चीखना चिल्लाना सब होता है, फड़फड़ाना भी होता है। लेकिन जहां वो दरबे से बाहर, उसका तो काम खत्म और उधर सारे लोग दाना चुनने लगते हैं। ये दृश्य देखिएगा और उस पर सोचिएगा, इस देश में यही हो रहा है। जिसको पकड़ के खींचा जा रहा, थोड़ी देर के लिए तो अगल बगल के पड़ोस में खड़बड़ खड़बड़, लेकिन जब वो गया तो समाज में सन्नाटा। लेकिन याद रखिए कि उस मुर्गे का छापा लगाने वाला जो है, उसकी नीयत 2, 3, 1 की नहीं है। वो तो सबका नंबर आना है। जब नंबर आएगा तब चिल्लाओगे कि अरे हमरो गोड़वा खिंचाता, और नहीं तो बाद में जब तक दाना चुनते नहीं, खींच ले जाएगा सबको और सबका वही अंजाम होना है। इसलिए जरूरी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस शिक्षा पर अमल करिए, संगठित होइए, एक होइए और अन्याय के खिलाफ देश में लोकतंत्र की व्यवस्था बनी रहे इसके पक्ष में, संविधान के रास्ते से देश चले इसके पक्ष में। वो सिंगूर जो राजदंड खड़ा है उसे हटा करके उस स्थान पर देश के संविधान को स्थापित किया जाए, इसके पक्ष में। मतदान कराने का जो ढंग ईवीएम मशीन से जो रास्ता बनाया गया है, इसको हटा के फिर से बैलेट पेपर की व्यवस्था लाया जाए, इसके पक्ष में। और समाज में फैल रहे उस जहर के विरोध में जो भाई से भाई को लड़ा रहा है, जो रोजी रोटी की समस्या का समाधान करने के बजाय उन छात्रों को पकड़ करके जेलों में ठूस रहा है, जो प्रयागराज जैसी धरती पर संगठित होकर के आंदोलन के लिए खड़े हो रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। 400 रुपया किलो लहसुन हो गया कि नहीं है? कुछ कम होगा तो बता दीजिए। 400 से पार। नारा भी था बाबू 400 से पार, यही नारा था 400 से पार। अभी तो सिर्फ लहसुन है 400 से पार, सब जाएगा 400 से पार, यही गुजराती मॉडल है। इसलिए आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।